crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। और आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डीएसपी सेशन। ओके, हेलो एवरीवन। Hello everyone, welcome to Unacademy. Hello everyone. Hello everyone, welcome to Unacademy. Tell me if my voice is clear or not. Hello everyone, welcome to Unacademy. Tell me if my voice is clear or not. Okay, thank you. ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर हो तो प्लीज़ एक बार लिख दीजिएगा कि क्लियर है या नहीं।
तो आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डीएसपी सेशन। ओके, तो आज हम लोग डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म पे बात करेंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 55। और अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया है वो है एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग, और आज से अब हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो let me introduce with myself. My name is Pankaj Singh. I have cleared GATE 4 times, in which 2 times my rank is under 100. The subject I take is signal system, control system, and ADC. Okay. So earlier I was studied with the ACE Academy. Now I am with the Unacademy. और ACE Academy में मैंने लगभग 7 ईयर के अराउंड मैंने पढ़ाया, और अब मैं Unacademy के साथ हूँ। Now अगर आप Unacademy को ज्वाइन करना चाहते हैं to enhance your preparation, to boost your preparation, then you must use a code, and that code must be Pankaj 11. क्योंकि Pankaj 11 will not only give you 10% of discount, it will also let you to come under my guidance, my preparation strategy and everything. Okay, तो आप मेरे स्पेशल क्लास को कभी भी आप चाहो तो एक्सेस कर सकते हो। ये स्पेशल क्लास के फीचर्स हैं। आप के जो स्पेशल क्लास है उसमें इंटरेक्टिव लाइव क्लास होता है, पोल्स फॉर द लर्नर होता है, नेवर आप कभी मिस नहीं करते हो क्लास को, लेक्चर नोट्स और एनी टाइम एनीवेयर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपने अभी तक प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ प्लस ज्वाइन करें। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस बैचेस आपको इंग्लिश और हिंदी में, और RIV बैचेस पैसेस आपको जो है वो जरूर मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो ये एक बहुत अच्छा प्लान है जो कि अनअकैडमी की तरफ से है आपके लिए। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा पर्सनलाइज करना चाहते हैं तो यू मस्ट कम फॉर आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो हैं ही, साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज कोचिंग, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सिस्टम, पर्सनल स्ट्रेस एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को मिल जाता है। तो इससे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप प्लीज़ इस कोड का यूज़ करें। ये कोड है आपका Pankaj 11। जैसा कि मैंने आपको कहा कि Pankaj 11 से आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा, जैसे कि आपको नॉर्मल हर कोड में मिलता है, पर इससे आपको मेरी गाइडेंस, मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी, और आप अलग से एक फीलिंग एसेस करेंगे कि अनअकैडमी में आके भी आपने बहुत अच्छा एक गाइडेंस जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, तो अनअकैडमी में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट है, तो वो आप Pankaj 11 कोड के थ्रू ले सकते हैं। नाउ अनअकैडमी के बहुत सारे फायदे हैं गाइस। यूट्यूब लेक्चर्स में अगर आप देखो तो आपको लाइव रिकॉर्ड लेक्चर तो मिलते हैं, और कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स भी मिलेगा, पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इतनी स्पैमिंग होती है कि कुछ दिन के बाद आपका जो मोटिवेशन है वो एकदम प्योर खत्म हो जाता है ना। रिकॉर्डेड वीडियोस में केवल लेक्चर्स मिलते हैं, कोई से सपोर्ट नहीं मिलता। पर आप आइए थोड़ा अनअकैडमी प्लस में, तो अनअकैडमी प्लस में आपको क्लासरूम एनवायरनमेंट मिलता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, 200 बड़े एक साथ मिलते हैं, डेली असाइनमेंट मिलता है, वीकली क्विजेस मिलते हैं, ऑन टाइम क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, सारे ब्रांचेस आपको एक सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं, लाइव पोल, लीडर बोर्ड, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, हर क्लास के बाद आपको नोट्स, और आप अपना एजुकेटर खुद चूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं, एडिशनल क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी के अंदर जो है वो नॉर्मली मिलते हैं ना। बात करें फीस की, तो गाइस फीस जो है वो आपको 24 मंथ का 1837 विदाउट कोड मिलता है, लेकिन अगर आप Pankaj 11 कोड लगाओगे तो ये 10% ऑफ हो जाएगा, और नियरली अबाउट 1837 रुपये इसमें से कम कर लीजिए तो लगभग 1600 के समथिंग आपको ये कोर्स जो है वो आपको 1700 के आसपास आपको मिल जाता है। जो पर डे कॉस्ट आपकी लगभग 60-70 रुपये आती है, जो कि एक आपके मूवी कॉस्ट से भी कम है। इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं आपके करियर के लिए, तो बिल्कुल हिचकिचाइए मत, ये एक प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट मानिए। 24 मंथ में अगर आइकॉनिक में जाते हो आप, 10% कोड को आप रिमूव करते हो तो आप 2775 आप इसमें से हटा दीजिए Pankaj 11 कोड लगाने के बाद। इससे आपको मेरी गाइडेंस से मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको एक मेंटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक बेटर प्रिपरेशन जो है वो आपको 2 साल में हो सकती है अनअकैडमी के साथ, तो आप बिल्कुल आप जा सकते हो। ठीक है, टॉप लेवल की फैकल्टीज है गाइस, आप देख लो 2 AIR 1 है, और भी बहुत सारे फैकल्टीज है इंक्लूडिंग मी। ये नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, गेट 2022 का एक्सेलरेट बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सिग्नल सिस्टम जो है वो सिद्धार्थ अग्रवाल सर ले रहे हैं, और एक्सेलरेट बैच का ECE के लिए, EE के लिए, और टारगेट बैच जो है वो जनरल स्टडीज का स्टार्ट हो रहा है इंजीनियरिंग सेफ्टी के। इसलिए तो आप अगला जो कॉम्बैट है अनअकैडमी देने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कॉम्बैट, जो कि संडे को हो रहा है। तो संडे को आप 11 AM पे आप कॉम्बैट आप दे सकते हो। इस बार का जो कॉम्बैट है वो मेगा कॉम्बैट है, जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें तो मिलेंगी। 60 मिनट में 20 क्वेश्चन करने होंगे जैसा कि पहले होता है, लेकिन इस बार आप जो है वो टॉप 200 को भी आपको इतने सारे चांसेस आपको मिलते हैं। इसलिए
तो कुछ कॉम्प्लीमेंट्री में आपको बताऊं तो रैंक 1 to 3 में अगर है आपकी तो 1 साल का गेट सब्सक्रिप्शन, 4 to 10 है तो 75% का स्कॉलरशिप, 11 to 50 है तो 50% का स्कॉलरशिप, और रैंक 51 to 200 है तो 25% का स्कॉलरशिप। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती है। इज क्लियर? तो ये सारा एसेस आपको मिल जाएगा अनअकैडमी कॉम्बैट के थ्रू। इज क्लियर? यही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी रखी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और ये DTFT की बेसिक्स है। इसलिए यहाँ से हम DTFT जो होगा वो स्टार्ट करेंगे और एकदम बिल्कुल बेहतरीन लेवल पे हम लोग जो है वो चीज़ों को लेके जाएंगे। तो जस्ट अ मिनट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ, लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, बहुत ध्यान से देखिए। सर अभी तक आपके पास एक सिग्नल था x ऑफ t, है ना। मैं यहां पे एग्जांपल से भी लेके चलता हूं। मान लो x ऑफ t जो है वो है e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा t इंटू यू टी। गॉट इट? आपको इसका फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिप्शन देखना था तो आपने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था इसका? x ओमेगा जो कि था 1 अपॉन अल्फा प्लस जे ओमेगा। तो इसका मॉड x ओमेगा कितना था बताओ? मॉड x ओमेगा जो था वो था 1 अपॉन रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर। यस नो? और एंगल x ओमेगा कितना था बताओ? वो था माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा बाय अल्फा। ये CTFT के फॉर्म में किसी भी सिग्नल को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इसका ऑफ कोर्स कुछ सर्टेन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज ये आपके CTFT का रिप्रेजेंटेशन था e टू द पावर ऑफ अल्फा t u t का। अब आप चाहो तो आप इसे इसका स्पेक्ट्रम भी प्लॉट कर सकते हो। देखो ध्यान से, अगर आप चाहें तो इसका स्पेक्ट्रम कैसे प्लॉट करोगे? कुछ ऐसा, ये इसका स्पेक्ट्रम होगा। गॉट इट? इज इट क्लियर? और ये कुछ ऐसा, ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम था मॉड x ओमेगा वर्सेस ओमेगा, और ये है एंगल x ओमेगा वर्सेस ओमेगा। अब आप बहुत ध्यान से देखो, मैंने ये पॉइंट मार्क किया वो 3dB पॉइंट है, और मान लेते हैं कि ये है 3dB पॉइंट ओमेगा 1 जो कि आपको मैंने निकलवाया भी था। याद करिए इसका जो 3dB पॉइंट होगा वो अल्फा ही होगा। तो ये माइनस ऑफ अल्फा, यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे माइनस ऑफ अल्फा, और इस जगह पे जो फेस होगा वो होगा π/4, और यहाँ पे जो फेस होगा वो होगा -π/4। ये सारी चीज़ें मैंने आपको कहानी बताई। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे ओमेगा की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? ओमेगा सी की जो, मान लेते हैं हम ये ओमेगा सी है तो माइनस इन्वर्ट लेके इन्वर्ट है तक इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, ओमेगा सी की जो रेंज है वो माइनस इन्वर्ट से इन्फिनिट। ये सी सब्सक्रिप्ट क्या यूज किया है? ओमेगा सी मींस कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास एक कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं। तो ये अगर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है, बहुत ध्यान से देखो, तो इसकी रेंज कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। और आप यहां पे आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि ये लो फ्रीक्वेंसी पे, यहां पे ये सेंटर्ड अराउंड ऑरिजिन है, तो लो फ्रीक्वेंसी पे जो गेन है वो आपका हाई है, और हाई फ्रीक्वेंसी पे जो गेन है वो लो है। तो जो इंफॉर्मेशन है वो कैसा है? एक लो पास फिल्टर, है ना। ये आपने अभी तक फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो उसका देखा। तो अगर आप इसे शिफ्ट कर दो कहीं और तो आप इसे बैंड पास बना सकते हो, हाई पास बना सकते हो, जैसा आप फ्रीक्वेंसी आप जैसा इसके साथ प्ले करना चाहो आप वैसा आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? पर ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? एक सिंपल एक CTFT सिग्नल का है। ये जरूरी नहीं कि सिग्नल ही हो, ये एक इम्पल्स रिस्पॉन्स भी हो सकता है। किसी भी सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर ऐसा है तो आप ये कहोगे कि ये लो पास का नेचर है ना, जिसकी 3dB फ्रीक्वेंसी आपके पास ये है अल्फा। अब आप बहुत ध्यान से देखो, अब हम क्या करते हैं? देखो, हमने मान लो हमने एक सिग्नल लिया xt और हमने इसको सैंपल किया। हम DTS कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? x ऑफ n
टी एस। ठीक, हमारे पास क्या बन गई है, एक्स ऑफ एन टी एस। एक्स ऑफ एन टी एस एक डिस्क्रीट सिग्नल है जहां पर टी एस क्या है, सैंपलिंग इंटरवल। टी एस क्या है यहाँ पे, सैंपलिंग इंटरवल। तो अगर हम इसको नॉर्मलाइज करें तो हमारा जो एक्सन बनेगा नॉर्मलाइज करने के बाद हमने टी एस की वैल्यू से इसको डिवाइड कर दिया। टी एस की वैल्यू मान लो हमने 1 सेकेंड रख दी। एग्जाम्पल देखते हैं सर, ई टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी यू टी था। बहुत ध्यान से देखिए, यही सिग्नल से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको सैंपल कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी एस इंटू एन और यू ऑफ एन टी एस। अब बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, यू ऑफ एन टी एस ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है। अगर आप इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए तो देखो ध्यान से, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ऐसे ही होगा। ये कंटिन्यूस सिग्नल था और इसी की आपने क्या कर दी है, सैंपलिंग कर दी है ना। इसी को आपने जब एक सैंपलर से पास किया है तो क्या कर दिया, देखो ये मैं इसको सैंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये पहला सैंपल हो गया, दूसरा सैंपल हो जाएगा, तीसरा सैंपल हो जाएगा, चौथा सैंपल हो जाएगा एंड सो ऑन। गॉट इट। और ये जो सैंपल है वो है 0 पे, और मैंने, आप ये मान लीजिए कि मैंने इसको नॉर्मलाइज कर दिया तो 0 पे मिलेगा 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये हमारा बन गया है एक्शन, ये हमारा बन चुका है एक्शन। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे ही एक्शन जो है, किसी भी एक्शन को इस तरीके से बनाया था, है ना। इस तरीके से एक्शन को जो है वो बनाया था। तो आप चाहो तो इसे रिमूव भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको रिमूव कर दो, ये जो एनवलप है। तो ये एनवलप मैंने हटा दिया। ये तो ये ऐसे मुझे मिल गए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इसका हमको रिप्रेजेंटेशन देखना है, इसका हमको लेट्स से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो देखना है। क्या हम इसका भी फोरियर एनालिसिस कर सकते हैं, मुद्दा ये है, क्या हम इसका भी फोरियर एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए बहुत ध्यान से देखते हैं इसका फोरियर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। एक तरीका आपने पहले ही पढ़ा है, एक तरीका अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था कि हमारे पास एक सैंपल सिग्नल होता है वाई ऑफ टी, जो कि कुछ ऐसा होता है, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन टी एस डेल्टा टी माइनस ऑफ एन टी एस। अगर आपको याद हो तो ये एक सैंपल सिग्नल होता है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने बाय सैंपलिंग थ्योरम सीखा था। बाय सैंपलिंग थ्योरम हमने सीखा था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको याद हो तो फोरियर ट्रांसफॉर्म इसका क्या था, वाई एस ऑफ ओमेगा। अगर आपको याद हो तो ये था वाई एस ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू, देखो क्या था, समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट इज एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ एन ओमेगा एस, एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ एन ओमेगा एस। आप 2 पाई बाई टी एस का भी मल्टीप्लिकेशन, मैं केवल इससे मतलब रख रहा हूं, इसका जो भी रिप्रेजेंट, हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे आपने एक्स ऑफ टी को डेल्टा टी माइनस ऑफ एन टी एस से, अगर आप कांस्टेंट को देखो तो आपने बेसिकली किया क्या था, एक्स ऑफ टी को मल्टीप्लाई किया था इसके साथ समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और डेल्टा टी माइनस ऑफ एन टी एस के साथ, है ना, डेल्टा टी माइनस ऑफ एन टी एस के साथ। तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आपका हुआ था वो था एक्स ऑफ ओमेगा और कन्वोल्यूशन विद इसका क्या था, दैट इज अ 2 पाई बाय टी, है ना, दैट इज अ 1 over 2 पाई और एक्स ऑफ ओमेगा इनटू दैट इज इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म था सी एन, जो कि 1 बाई टी था और 1 बाय टी समेशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ एन ओमेगा एस, है ना। तो एक्स ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ एन ओमेगा एस आएगा, इसके साथ कुछ कांस्टेंट भी मल्टीप्लाइड होगा, एफ एस इंटू 1 बाई टी 2 पाई बाई टी, सी एन जो होगा इसका 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा, यस 2 पाई का भी मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे, 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ एन ओमेगा, तो 1 बाई टी भी यहाँ पे आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि जैसे एफ एस
समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ n ओमेगा। अगर आपको याद हो तो ये सब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में करवाया था, है ना। 2π/t भी आएगा, इसका फूरियर जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 2π इंटू CN होता है ना। किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, याद करो, किसी भी पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी CN e टू द पावर jn ओमेगा नॉट ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है बताओ, 2π इंटू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी CN डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ n ओमेगा। प्रीवियस क्लासेस याद करिए प्लीज, है ना। और इम्पल्स ट्रेन का CN कितना आएगा 1/t, तो 2π/t यहाँ पे आएगा, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ तक फूरियर ट्रांसफॉर्म हम लोगों ने किया था। यानी कि अगर आप सैम्पलिंग थ्योरम के थ्रू अगर आप इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हैं, सैम्पलिंग थ्योरम के थ्रू इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हैं, तो जो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म था कितना 1/α प्लस j ओमेगा, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए इसका बाय सैम्पलिंग थ्योरम। एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल ये लूँ e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा टी ut है, और अगर मैंने इसको सैम्पल किया है NTS से, तो क्या बन गया e टू द पावर माइनस ऑफ अल्फा इंटू TS इंटू n, और यहाँ पे है u ऑफ NTS, और हमने इसको नॉर्मलाइज कर दिया, तो ये बन गया e टू पावर माइनस ऑफ अल्फा n इंटू un। बाय सैम्पलिंग थ्योरम इसका क्या आ जाएगा, बाय सैम्पलिंग थ्योरम तो ये क्या हो जाएगा fs समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ओमेगा। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कितना होता है, देखो ना यहाँ पे x ओमेगा क्या है, ये xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। व्हाट इज x ओमेगा, xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म इज x ओमेगा ना, तो जिसकी सैम्पलिंग करनी है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो इट इज 1/α प्लस j ओमेगा माइनस ऑफ n ओमेगा s, ये ऐसा हो जाएगा 1/α इंटू अल्फा प्लस j इंटू ओमेगा माइनस ऑफ n ओमेगा s, ये इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहो तो क्या कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको लिखोगे आप fs बाय अल्फा प्लस j ओमेगा प्लस ओमेगा s प्लस fs अल्फा प्लस j ओमेगा और प्लस fs अल्फा प्लस j ओमेगा माइनस ओमेगा s एंड सो ऑन। ये इसका सैंपल वर्जन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा। ये होगा ys ऑफ ओमेगा, ये होगा ys ऑफ ओमेगा, है। और इस तरीके से ये जो होगा, ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से आपको मिलता जाएगा, ये आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म मिलता जाएगा। और आपको जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से, आपको जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, देखो इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ये हमने पहले बनाया, ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम ये है, ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, ये इसके बाद ये ओमेगा माइनस ओमेगा से शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो ओमेगा माइनस ओमेगा से शिफ्ट कर देते हैं, तो ओमेगा माइनस ओमेगा से शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखो कुछ ऐसा आ जाएगा। इसके बाद इसी स्पेक्ट्रम को हम ओमेगा प्लस ओमेगा से शिफ्ट कर देते हैं, एंड सो ऑन। तो ये हो गया 0, ये हो गया ओमेगा एस पे अप टू इन्फिनिटी, और यही स्पेक्ट्रम जो होगा वो 2 ओमेगा एस पे शिफ्ट होगा एंड सो ऑन। यही स्पेक्ट्रम जो होगा वो 2 ओमेगा एस पे शिफ्ट होगा एंड सो ऑन ऐसा। ये है माइनस ओमेगा एस और ये है माइनस 2 ओमेगा एस। इन सबका जो मैग्नीट्यूड है वो है एफ एस, है ना। फॉरगेट अबाउट मैग्नीट्यूड सबका सेम है। नाउ अब आप देख रहे हो कि यहां पे चूंकि ये सिग्नल बैंड लिमिटेड नहीं है, इसलिए ये इनके बीच में यहां पे एलियासिंग हो रही है। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, ये वो रीजन है जहां पे एलियासिंग आपको दिख रही है। ये देखो, मैंने आपको बताया था कि एलियासिंग आपको होगी अगर ये सिग्नल बैंड लिमिटेड नहीं होगा तो। इसीलिए फूरियर जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया है उसकी सबसे बड़ी पहली लाइन ये बैंड लिमिटेड सिग्नल। तो इस सिग्नल को सबसे पहले आपको बैंड लिमिटेड करना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइट बैंडविड्थ है इसकी, आइडियली इसकी इनफाइनाइट बैंडविड्थ है, इसलिए इनके बीच में एलियासिंग तो होगी। तो एलियासिंग होने के बाद क्या आपके पास बचेगा,
एलियासिंग होने के बाद आपके पास जो स्पेक्ट्रम आपका बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा। देखो बहुत ध्यान से, जो आपका स्पेक्ट्रम बचेगा वो कुछ ऐसा बचेगा, ये कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम आपको बचेगा। जितना पोर्शन इंटैक्ट नहीं होगा बस उतना ही पोर्शन आपको बचेगा। तो ये होगा 0 और ये होगा आपका ओमेगा एस और ये होगा आपका 2 ओमेगा एस और ये होगा आपका माइनस ओमेगा एस एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो ये एक तरीका जिसके थ्रू हम, और यहां पे वैल्यू कितनी आई है एफएस, ये एक तरीका जिसके थ्रू हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं किसी भी डीटीएफटी का, किसी भी सिग्नल का। पर इसके लिए आपको एक्स ऑफ टी पता होना चाहिए और एक्स ऑफ टी से पहले फिर एक्स ऑफ ओमेगा निकालो, इसके बाद ये फॉर्मूला में पुट करो और आंसर निकालो। ये बहुत टीडियस मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी सिग्नल का, डिस्क्रीट सिग्नल का हम स्पेक्ट्रम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। हालांकि ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल क्लियर है कि ये जो ऑब्जर्वेशंस होंगे वो अपने आप को कितने के बाद रिपीट करेंगे, 2 पाई के बाद रिपीट करेंगे। ओमेगा एस अगर 1 है तो ये टोटल, अगर टीएस की वैल्यू 1 है तो ओमेगा एस जो होगा वो 2 पाई के बाद अपने आप को रिपीट करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इस जगह पे अगर आप देखो तो जो ओमेगा एस है वो कितना होता है, ओमेगा एस होता है 2 पाई बाई टी एस। तो अगर मैं टी एस को 1 मान लो नॉर्मलाइज होके, तो ये अपने आप को कितने के बाद रिपीट करेंगे, 2 पाई के बाद रिपीट करेंगे। तो ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये अपने आप को, ऑफकोर्स सी बात है कि ये 2 पाई पे रिपीट करेगा, 4 पाई पे रिपीट करेगा एंड सो ऑन, माइनस 2 पाई पे रिपीट करेगा एंड सो ऑन। ये ऐसा आपको स्पेक्ट्रम, डीटीएफटी स्पेक्ट्रम जो होगा वो इस तरीके से मिलेगा। और अगर हर्ट्ज में आप निकालना चाहो तो ये -1 हर्ट्ज से लेके 1 हर्ट्ज के बीच में, या -1/2 से लेके 1/2 हर्ट्ज के बीच में आप स्पेक्ट्रम जो है वो डिफाइन करते हो। अगर आप इतना लो तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, माइनस पाई, और ये हो जाएगा पाई। तो -1/2 से लेके 1/2 के बीच में 1 हर्ट्ज, या तो आप 0 से लेके 2 पाई एक फ्रीक्वेंसी ले लो, या -पाई से लेके पाई पॉजिटिव से नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो। पर क्या हम इसी तरीके से किसी भी सिग्नल का डीटीएफटी निकालेंगे? ये तरीका गलत है, क्योंकि अभी तो ठीक है आपको इसका, आपने फॉरवर्ड वे से आप आगे गए थे, आपने एक्स ऑफ टी पता था, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ही पता था। कई बार आपको एक सिंपल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दे दिया जाता है और उससे अगर आप सैम्पलिंग मेथड के थ्रू जाओगे तो आपको उसका पहले कंटिन्यूस वर्जन सोचना पड़ेगा, उसके बाद उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा और उसके बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपका कोई सिग्नल डिस्क्रीट में चला गया, मतलब कंटिन्यूस से डिस्क्रीट में हो गया, तो कई सैंपल्स का लॉस हो गया। अब उसका एप्रोप्रिएट कंटिन्यूस टाइम सिग्नल सोचना इट्स वेरी टफ, है ना, क्योंकि सिग्नल एक बार लॉस्ट हो गई तो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी नहीं। तो इसीलिए ये तरीका इज नॉट द गुड वे कि आप किसी भी डिस्क्रीट सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें। तो कौन सा तरीका फिर दूसरा होना चाहिए? सर तरीका दूसरा ये होना चाहिए कि हम क्यों ना इसी सिग्नल का डायरेक्टली फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें। ये हमारा सैंपल सिग्नल है, ये हमारा सैंपल सिग्नल है, क्यों ना हम इसी सिग्नल का डायरेक्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में रखें और सीधे सीधे इसका आंसर निकालें। क्या होगा देखो ध्यान से। सर अनदर अप्रोच, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। तो ये फर्स्ट अप्रोच फॉर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, फर्स्ट अप्रोच फॉर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। यहां तक तो क्लियर है, बाय सैम्पलिंग थ्योरम, है ना। तो यूज किसका हमने किया था? बाय सैम्पलिंग थ्योरम। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, बाय सैम्पलिंग थ्योरम, सैम्पलिंग थ्योरम। अब हम दूसरा अप्रोच जो है वो देखते हैं। तो सेकेंड अप्रोच समझ में आ गए हमको कि ये मेथड जो है वो बहुत, दो ये कई बार सही भी देती है, बट कई सिग्नल्स के लिए ये एक अच्छी मेथड है, आपको ये मेथड पता होनी चाहिए। पर क्या हम हर बार इसी तरीके से जाएंगे? नहीं, हम कोई दूसरा मेथड ऑप्ट करते हैं। तो हमारे पास देखो जरा, हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी जिसका हमने सैंपल किया NTS, और हमारे पास एक सैंपल्ड सिग्नल बन गया YST, जो कि आपको पता है कि इट इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ NTS डेल्टा t माइनस ऑफ NTS। बहुत ध्यान से देखिए प्लीज, x ऑफ NTS इंटू डेल्टा t माइनस ऑफ NTS। नाउ हमें इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए, तो हम इस YST का
फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लो x e टू पावर j ओमेगा d से, गॉट इट? हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं x e टू द पावर j ओमेगा d से, ठीक है? x e टू पावर j ओमेगा d इस yst का सैंपल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म है। आपने अब यहां पे आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर e टू पावर j ओमेगा d क्यों? इसलिए सर ये तो समझ में आ रहा है कि ये x ऑफ n ts के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये xt का डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। ओमेगा डी यहाँ पे क्या है? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये जो ब्रैकेट में आपने x j ओमेगा डी लिख देते सर, वहां पे अगर आपको कंटिन्यूस का पता होगा तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x j ओमेगा c था। लेकिन यहां पर लिखने का तरीका जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, x e टू पावर j ओमेगा डी। ये आप अभी जानोगे कुछ देर के बाद, आज ही के क्लास में आप थोड़ी देर के बाद आप जानोगे। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। व्हाट इज x ऑफ e टू पावर j ओमेगा डी व्हिच इज इक्वल टू माइनस इनवर्ट इन्फिनिटी कितना ys ऑफ t e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा इनटू t। और मान लेते हैं कि यहां पे सब्स्टिट्यूट हम यूज करते हैं c, हम एक सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं c dt। आप जानते हो कि किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का ये तरीका होता है। तो जरा यूज करो, जरा इसका क्या हो जाएगा। तो हमारा जो x e टू द पावर j ओमेगा डी होगा वो क्या होगा? देखो वो होगा कितना? इट इज माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी x ऑफ n t s और डेल्टा t माइनस ऑफ n t s और e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा c t इंटू dt। ये सिग्नल है हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जिसका आपको निकालना है। अब बहुत ध्यान से देखो प्लीज, इंटीग्रेशन और समेशन दोनों लीनियर मैथमेटिकल ऑपरेटर है। x ऑफ n t s क्या है? ये हर सैंपल पे वैल्यू, मैं इस पर बहुत बात कर चुका हूं थ्रू आउट द लेक्चर। आज ये 55th लेक्चर है सर, मैं इस पर बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं। x ऑफ n t s क्या है? एक सैंपल सिग्नल है जिसकी वैल्यू डिफाइंड होती है ना। तो ये t का फंक्शन नहीं है, स्मॉल t का फंक्शन नहीं है, पूरा इंटीग्रेशन स्मॉल t का फंक्शन है, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दैट इज इक्वल टू व्हाट समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनवर्ट इनफिनिटी। यहां पे क्या हो जाएगा बताओ? x ऑफ n t s और यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस इनवर्टेड टू इनफिनिटी और यहां पे बनेगा e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा c t इंटू डेल्टा t माइनस ऑफ n t s इंटू dt। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन और समेशन दोनों का ऑर्डर इंटरचेंज करके x ऑफ n t s को बाहर कर लिया। अब आप देखिए बहुत ध्यान से, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक इंटीग्रेशन करवाया था माइनस इनफिनिटी। अगर x ऑफ t इंटू डेल्टा t माइनस ऑफ अल्फा इंटू dt है तो ये बराबर होगा x अल्फा के। याद है आपको? ये कौन सी प्रॉपर्टी है इंपल्स की? आपको पता है कि ये इंपल्स की एरिया प्रॉपर्टी है। क्या हम इसका यूज कर सकते हैं? ये इंपल्स की एरिया प्रॉपर्टी है। तो अगर हम इंपल्स की एरिया प्रॉपर्टी का यूज करें तो क्या बन जाएगा? ये इट इज समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनवर्ट इनफिनिटी। यहां पे है x ऑफ n t s और यहां पे होगा, देखो t की जगह पे आप n t s पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा c इंटू टी एस इंटू एन। हमने ये माना, ठीक है? e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा c टी एस इंटू एन, e टू पावर माइनस ऑफ j ओमेगा c टी एस इंटू एन। ये हमने t की जगह पे एन टी एस पुट कर लिया। अब हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक वेरिएबल मानते हैं ओमेगा डी को ओमेगा सी इंटू टी एस से। और ये भी मैंने आपको करवाया था, अगर आपको याद हो तो जब मैं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिसिटी करवा रहा था तो मैंने ये चीजें आपको करवाई थी। ओमेगा डी जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी होती है वो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी इनटू सैंपलिंग इंटरवल के बराबर होती है। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन बन जाएगा x e टू द पावर j ओमेगा d, वो क्या होगा? देखो ये हो जाएगा x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा d इज इक्वल टू कितना? इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी और यहां पे बन जाएगा x ऑफ n टी एस e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा d ऑफ n, है ना? तो आप इसे नॉर्मलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं कि द नॉर्मलाइज फॉर्म, इसका नॉर्मलाइज फॉर्म क्या होगा बताओ? याद करिए नॉर्मलाइज फॉर्म क्या होता है? नॉर्मलाइज फॉर्म हमने पूरी एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? टी एस से डिवाइड कर दिया है। तो x e टू पावर j ओमेगा d क्या हो जाएगा बताओ?
इट इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है x ऑफ n और यहाँ पे है e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा d ऑफ n. दिस इज ओके, ये जो सिग्नल है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नोन एज अ फॉर्मल DTFT ऑफ स्पेक्ट्रम. DTFT ऑफ स्पेक्ट्रम, इसी को हम कहते हैं DTFT. इसको हम कहते हैं DTFT ऑफ स्पेक्ट्रम. गॉट इट? तो ये जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है ये DTFT कहलाता है, जहां पे ओमेगा डी जो है वो ओमेगा सी, यहां पे ओमेगा डी जो है वो क्या है बताओ, ओमेगा सी इंटू TS. एक बार आप जरा इसको CTFT से कंपेयर करिए. अगर आप इसको CTFT से कंपेयर करोगे तो एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. इट इज अ माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है एक्स ऑफ टी और यहाँ पे है e टू द पावर कितना, माइनस जे इंटू ओमेगा सी इंटू टी इंटू डी टी. अगर आपको याद हो तो ये CTFT होता है, दैट इज CTFT. और देखिए जरा कितनी अच्छी एनालॉजी आपके सामने आई है. सर अगर हमको इस पूरी चीज को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना हो तो ओमेगा सी कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया, टी को एन से रिप्लेस कर दिया, बाकी एज इट इज है. इंटीग्रेशन समेशन में कन्वर्ट हो गया, एक्स ऑफ टी एक्सएल में कन्वर्ट हो गया. तो ये हमारा CTFT है, ये हमारा DTFT है. एग्जैक्ट जो रिप्रेजेंटेशन है, ये डेरिवेशन करने का पर्पस ये था कि आपको ये चीजें क्लियर हो कि ओमेगा डी जो है, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है, वो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी इंटू सैंपलिंग इंटरवल के बराबर होती है. तो जो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी इंटू जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी इंटू सैंपलिंग इंटरवल के बराबर होती है. तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. गॉट इट? अब ये आप इसमें कुछ भी एक्शन रखो, आप एक सर्टेन कंडीशन ऑफ कोर्स यू हैव टू फॉलो, जो कि हम बाद में देखेंगे. अभी तो हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे, फिर हम लोग DTFT की कन्वर्जेंस पे देखेंगे, और जब हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे तो हम इसी पे थोड़ा सा तामझाम करेंगे और हमारा जेट ट्रांसफॉर्म निकल के आ जाएगा सामने. पॉइंट ये है कि आप किसी भी सिग्नल को, किसी भी रिप्रेजेंटेशन को क्या आप DTFT के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो? तो एग्जैक्टली इसी सिग्नल को आप DTFT के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो हम वही से एग्जाम्पल के साथ चलते हैं. तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक XT सिग्नल है, ठीक है, x ऑफ t है, एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, और e टू द पावर माइनस ऑफ 2t ut से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें चीजें जो है वो क्लियर हो जाए. यहां पे मैंने अल्फा की वैल्यू को 2 लिया हुआ है, अल्फा की वैल्यू को 2 लिया हुआ है, ठीक है. तो e टू पावर माइनस ऑफ 2t ut मेरे पास एक सिग्नल है. मैं मान लो इसे सैंपल करता हूं तो मेरे पास बन जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ 2 ऑफ n इंटू TS और u ऑफ n इंटू TS. करेक्ट? ये हमारा x ऑफ n TS बन गया. अब इसको हमको नॉर्मलाइज कर देना है. तो नॉर्मलाइज में एक्सेस को डिवाइड कर देना है TS से. इसका मतलब ये बन जाएगा e टू पावर माइनस ऑफ 2n और यहां पे बन जाएगा un. हम थोड़ी देर के लिए यहां पे हम ये मान लेते हैं कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक अल्फा वैल्यू है जो कि है e टू द पावर माइनस 2 के बराबर. अल्फा जो है वो e टू द पावर माइनस 2 के बराबर है. तो ये जो सिग्नल मिल जाएगा वो बनेगा अल्फा n un, अल्फा n un, ठीक है, अल्फा n un. अगर ये जनरल होता, मान लो ये ऐसा होता e टू पावर माइनस ऑफ 80 ut, हम इसको सैंपल करते, कई बार आपसे जनरलाइज वे में पूछता है, तो ये होता है e टू पावर माइनस ऑफ अल्फा ए, सॉरी, e टू पावर माइनस ऑफ a ऑफ TS इंटू n ऑफ un TS, जिसका नॉर्मलाइज फॉर्म क्या होता है e टू द पावर माइनस ऑफ an और यहां पे होता है un. तो हम अल्फा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? e टू द पावर माइनस a से. अल्फा हमारा क्या होता है? e टू द पावर माइनस a से. तो अगर a को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो a होता है हमारा ln 1 बाय अल्फा, है ना. a जो होता है हमारा वो होता है ln 1 बाय अल्फा. तो आप अल्फा की वैल्यू या a की वैल्यू किसी के टर्म्स में लिख सकते हो. चाहे तो आप ये रिलेशन रख लो, चाहे तो आप ये रिलेशन रख लो कि अगर ये वेरिएबल है और आपको अल्फा गिवन है और आपको a की वैल्यू निकालनी है,
या फिर ए गिवन है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, आप कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू गिवन थी और अल्फा की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल ली, अल्फा की वैल्यू -2। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक जनरल सिग्नल है xn, ठीक है, xn जो कि है लेट्स से अल्फा एन un, ठीक है। और हम यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को लेट्स से मैं चाहता हूं कि 1/2 हो जाए, गॉट इट, 1/2 हो जाए। मान लो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 मैं चाहता हूं। नॉर्मली अगर मैं 1/2 लूं, 1/3 लूं, 1/4 लूं, ऐसा, तो इस तरीके से अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 1/2 ले लूं, अगर मैं अल्फा की वैल्यू को 1/2 फॉर एग्जाम्पल अल्फा की वैल्यू को 1/2 ले लूं, तो मेरा ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा ln2, है ना। ln2 का मतलब ये हो गया कि ये हो जाएगा ln2 जो भी वैल्यू आती है 0.630 के समथिंग, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू एक कांस्टेंट निकल के आ जाएगा। अल्फा मैं 1/2 लूं, 1/3 भी ले सकता हूं, कुछ भी। चलो हम इसका DTF निकालते हैं। तो हमारा जो x e⁻j⍵d जो आपका बनेगा वो बनेगा कितना, वो बनेगा समेशन n = माइनस ऑफ इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, और यहाँ पे होता है x ऑफ n, और यहाँ पे हो जाएगा e⁻ ऑफ j⍵d ऑफ n, है ना। तो आप इसको लिखोगे क्या, समेशन n = माइनस इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव, और यहाँ पे लिखो आप अल्फा n, और यहाँ पे लिखो un, और यहाँ पे लिखो e⁻ ऑफ j⍵d ऑफ n। अब देखो इससे क्या हो जाएगा, आपकी लिमिट चेंज हो जाएगी, है ना। समेशन n = 0 टू इन्फिनिटिव हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा अल्फा e⁻ ऑफ j⍵d टू द पावर n। तो आपको पता है कि समेशन n = 0 टू इन्फिनिटिव a टू द पावर n, ये होता है 1/1 - a, प्रोवाइडेड कि मॉड a शुड बी लेस देन 1। तो अगर हम इसका मॉड लेंगे तो ये देखो जरा, x e⁻j⍵d क्या है, x e⁻j⍵d जो है वो है समेशन n = 0 टू इन्फिनिटिव, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फा e⁻ ऑफ j⍵d टू द पावर n। इसका अगर हम मॉड ले लें, मॉड ऑफ अल्फा e⁻ ऑफ j⍵d दैट शुड बी लेस देन 1, तो उस केस में ये हो जाएगा 1/1 ऑफ अल्फा e⁻ ऑफ j⍵d, ये बनेगा मेरा x ऑफ e⁻j⍵d, ये बनेगा x ऑफ e⁻j⍵d, जिसको मैं ले सकता हूं कि अगर इसका हम मॉड लें तो ये हो जाएगा मॉड अल्फा शुड बी लेस देन 1, मॉड अल्फा शुड बी लेस देन 1। मॉड अल्फा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन 1 होनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पे जैसे अल्फा की वैल्यू 1/2 है, आप मॉड अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी सही लिया था, अल्फा की वैल्यू e⁻ मतलब 1/e² जो कि लेस देन 1 होगी, तो मॉड अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो ये सीरीज कन्वर्जिबल होगी। अगर ये हालांकि ये सारी चीज़ आप जेट ट्रांसफॉर्म में देखोगे कि क्या होगा अगर मॉड अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो उस कहानी पे अलग आप देखते हो। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका मैग्नीट्यूड और फेस स्पेक्ट्रम जो है उसका बनाएं, और प्रूफ करिए कि यही मैग्नीट्यूड और फेस स्पेक्ट्रम आपको सैम्पलिंग थ्योरम के थ्रू मिलेगा। चलिए करते हैं। तो हम इस x e⁻j⍵d को लिख सकते हैं, इट इज 1/1 - अल्फा कॉस ऑफ ⍵d और प्लस j अल्फा साइन ऑफ ⍵d, करेक्ट। तो चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताइए, मॉड x e⁻j⍵d क्या हो जाएगा, मॉड x e⁻j⍵d क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√1 माइनस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ ⍵d का होल स्क्वायर और प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ⍵d, गॉट इट। तो ये हो जाएगा a² प्लस b², है ना। तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ⍵d प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर ⍵d। तो यहां पे आ गया अल्फा स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा कॉस ऑफ ⍵d, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। ये हो जाएगा मॉड x ऑफ e⁻j⍵d। और x का अगर आप एंगल चाहते हो, एंगल x ऑफ e⁻j⍵d,
तो ये हो जाएगा, यहां से आप निकाल लो, माइनस tan इनवर्स ऑफ अल्फा साइन ओमेगा डी अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉस ओमेगा डी, अल्फा साइन ओमेगा डी अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉस ओमेगा डी, गॉट इट। tan इनवर्स ऑफ अल्फा साइन ओमेगा डी अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा कॉस ओमेगा डी। अब यहां पे देखो दो वेरिएबल आपको मिल गए, एक तो अल्फा भी है, एक तो ओमेगा डी वेरिएबल। अगर आपको प्लॉट करना है, अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हो, अच्छे से देखना चाहते हो, तो मैं क्या ले लेता हूं, अल्फा की वैल्यू को 1/2 ले लेता हूं, लेट मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 1/2 है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो मैग्नीट्यूड बनेगा वो मॉड x ऑफ e टू पावर j ओमेगा डी, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1/रूट कितना 1.25 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा डी, ऑलराइट। और जो एंगल बनेगा वो बनेगा, अल्फा की वैल्यू को आप 1/2 यहां पर पुट करें। तो मुझे अब इनका प्लॉट चाहिए, तो चलिए इनका प्लॉट हम बनाते हैं, इनका प्लॉट जो है वो बनाते हैं। तो ऑलराइट, तो हम यहां पे इनका, तो मैं इस जगह पे इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाऊंगा, ये यहां पे इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बना रहा हूं, और मैं यहां पे इसका फेस स्पेक्ट्रम बनाऊंगा। चलिए फेस स्पेक्ट्रम को मैं अगले पेज पे बना लूंगा, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बनाता हूं, और इस जगह पे मैं इसका फेस स्पेक्ट्रम बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे इसका फेस पैटर्न बनाना है, तो बना लीजिए। ठीक, तो मुझे बनाना है इसका मैग्नीट्यूड, मैं यहां पे लिख देता हूं, मेरा जो मॉड एक्स ई टू पावर जे ओमेगा डी है, मैं यहां नहीं, यहां पे लिख देता हूं, मॉड एक्स ऑफ ई टू पावर जे ओमेगा डी है, वो है 1/रूट 1.25 माइनस कॉस ओमेगा डी। चेक करना, यस। अब आप ओमेगा डी की डिफरेंट वैल्यू पुट करिए। चलिए देखिए, मैं यहां पे 0 पुट करता हूं, π/2 पुट करता हूं, पाई पुट करता हूं, 3π/2 पुट करता हूं, 2π पुट करता हूं, 5π/3 पुट करता हूं, 5π/2, हाँ 3π/2 5π/2 सॉरी पुट करता हूं, और यहां पे 3π पुट करता हूं। सेम वैल्यूज मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा -π, π/2, ये हो जाएगा -π, ये हो जाएगा -3π/2, ये हो जाएगा -2π, ये हो जाएगा -5π/2, ये हो जाएगा -3π, एंड सो ऑन। ये वैल्यूज इस तरीके से मैंने पुट किया। अब देखो जरा, अब यहां पे आप ओमेगा डी की वैल्यूज पुट करते जाओ और वैल्यूज जो है वो निकालते जाओ। तो जब आप ओमेगा डी की वैल्यू बहुत ध्यान से देखिए, ओमेगा डी की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी, मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं, मुझे वैल्यूज याद है, क्योंकि ओमेगा डी की वैल्यू आप 0 पुट करो, देखो यहाँ पे 0 पुट करो सर, ओमेगा डी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, और 1.25 माइनस 0.25 रूट 0.5 उल्टा गया तो 2, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 2, इस जगह पे वैल्यू होगी 2, π/2 पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी, मुझे ये वैल्यू अच्छे से याद है, ये वैल्यू है 0.89 पक्के से, आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। पाई पे ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस 1/रूट 2.25, तो इस जगह पे जो वैल्यू होगी वो होगी 0.6
0.9 चेक करना, 0.66 के समथिंग, 0.66, ठीक है। अब देखो π/2 पे जो कहानी होगी वही 3π/2 पे कहानी होगी। 3π/2 पे वैल्यू फिर से देखो, ये फिर से ये 0 होगा और यहां पे वैल्यू जो होगी वो यही मिलेगी, है ना, और जो 0 पे होगी वही 2 पे होगी, करेक्ट। जो 3π/2 पे वही 5π/2 पे, और वही आपका 3π पे, जो पाई पे वही आपका 3π, एंड सो करेक्ट। तो अगर आप इसको प्लॉट करोगे, तो देखो इसका जो प्लॉट होगा वो कैसा होगा, इसका जो प्लॉट होगा वो कुछ ऐसा होगा, देखो कुछ ऐसा, ये इसका प्लॉट होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये एक इवन सिमेट्रिकल फंक्शन है, ये प्योर इवन सिमेट्रिकल फंक्शन है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जितना नेगेटिव साइड भी होगा, पॉजिटिव साइड होगा, उतना ही नेगेटिव साइड भी होगा। मतलब यहां पे भी वैल्यू होगी 0.89, यहां पे जो वैल्यू होगी वो होगी 0.66, यहां पे भी वैल्यू यही होगी, एंड सो। तो एंड सो, तो फॉरगिव माय ड्राइंग, मैं थोड़ा सा इसको बहुत अच्छा से बता देता हूं। इसको पहले डिलीट करता हूं। इसका जो शेप आएगा ये कुछ ऐसा आएगा, देखो, ठीक है। मैं इसका शेप अच्छे से थोड़ा सा बना देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं। देखो इसका जो शेप आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसा शेप आएगा। तो आई एम डिलीटिंग दिस ब्लू वन। तो ये इसका शेप आएगा। आप चाहो तो अच्छे से प्लॉट कर सकते हो इसको। ये कुछ ऐसा शेप मिलेगा। ये इसका स्पेक्ट्रम होगा। और आप इसको जरा बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। इसको अगर आप इससे कंपेयर करें, जो मैंने सैंपलिंग थ्योरम के थ्रू करवाया था, तो ये देखो यही स्पेक्ट्रम आपको मिला था। ये स्पेक्ट्रम, गॉट इट, और ये वाला जो स्पेक्ट्रम है अपने तक सेम है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें सैंपलिंग थ्योरम से मिलती है वही सेम इंफॉर्मेशन, वही सेम एग्जैक्टली सेम इंफॉर्मेशन हमें डीटीएफटी से भी मिलती है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें सैंपलिंग थ्योरम से मिलती है वही सेम की सेम इंफॉर्मेशन हमें डीटीएफटी से भी मिलती है। तो आप सैंपलिंग थ्योरम को आप चाहो तो आप इसे फेयरवेल दे सकते हो, और आप डीटीएफटी का यूज करके आप बिल्कुल आप जो है वो फाइनल स्पेक्ट्रम बना सकते हो। अब आपके ऊपर है कि आप पीरियड कौन सा लेते हो। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पीरियड लेना चाहते हो, ऐसा क्या है, तो जरा ध्यान से देखें, तो जो पूरा का पूरा पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 पाई, है ना। पूरा का पूरा जो पीरियड होगा वो 2 पाई। सॉरी, केवल पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पीरियड लेना चाहते हो तो जो पूरा का पूरा जो पीरियड होगा वो क्या होगा, देखो वो होगा -π से लेके पाई, वो होगा -π से लेके पाई, गॉट इट। ये है -π से लेके पाई। फिर से इसके बाद स्पेक्ट्रम जो होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको टाइम डोमेन में सिग्नल देखूं, 1/2n का 1/2n का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, देखो ध्यान से, 1/2n का रिप्रेजेंटेशन 1/2n मैं यहां बता देता हूं, वो कुछ ऐसा है। देखो ये 1/2n और इसका स्पेक्ट्रम जो है वो ये। तो टाइम डोमेन में जो सिग्नल है वो कैसा है, डिस्क्रीट है और नॉन पीरियोडिक है। पर फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल कैसा है, कंटीन्यूअस प्लस पीरियोडिक है, कंटीन्यूअस प्लस पीरियोडिक, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप चाहो उसका फेज का भी बना सकते हो। फेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, फेज मुझे किसका बनाना है, फेज बनाना है -tan 1 ऑफ
1/2 साइन ओमेगा डी अपॉन 1 माइनस 1/2 कॉस ओमेगा डी। और आप चाहो तो इसको जल्दी से बना सकते हो। 0 यहाँ पे है π/2, यहाँ पे हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3π/2, ये हो जाएगा 2π, ये हो जाएगा 5π/2, ये हो जाएगा 3π, फिर ये है -π/2, ये है -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π एंड 4। तो जब आप देखो ओमेगा डी की वैल्यू 0 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 0 0। ओमेगा डी की वैल्यू जब आप π/2 पुट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, लेकिन माइनस में आएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2, मतलब यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो होगी दैट इज अ माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/2, जो कि होती है, चेक कर लेना, -26.6 डिग्री। पाई पुट करोगे तो साइन फिर से 0 हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर आप -π/2 पुट करोगे तो यही साइन जो होगा वो उल्टा हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 26.6 डिग्री और -π पे 0 वैल्यू। तो मतलब कि ये जो प्लॉट आएगा ये कुछ ऐसा प्लॉट आएगा, इसका जो प्लॉट आएगा वो कुछ ऐसा प्लॉट आएगा। देखो ये कुछ ऐसा, और यही रिपीट भी करेगा, कुछ ऐसा प्लॉट आपको मिलेगा। ये कुछ ऐसा प्लॉट आपको मिलेगा। तो इसका जो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, मैं एक बार बना दूं, मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम भी यहां पे बना देते हैं रफ। तो मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा है, देखो ये कुछ ऐसा है, और फेज स्पेक्ट्रम उसका कुछ ऐसा है। तो ये है 0, ये है पाई, और ये है 2 पाई, ये है -π, और ये है -2 पाई एंड सो। तो ये इसका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, ये इसका फेज स्पेक्ट्रम है। अब बहुत ध्यान से देखें प्लीज, आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ 1 पीरियड के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये -π थोड़ा सा यहां पे होगा, ठीक है। और पाई यहां पे होगा, ठीक। ये स्पेक्ट्रम थोड़ा सा ओके, कुछ ऐसा। चल ये कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है। तो ये आपका 1 पीरियड है, एक पीरियड है, और ये आपका एक पीरियड। तो एक पीरियड के लिए ये आपका मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम है, ये आपका फेज स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान से देखो सर, जो आपके कंटिन्यूअस जो स्पेक्ट्रम था, जो आपने जहां से शुरुआत किया था, वो ये था e⁻⁻ (α t ut). इसी का डिस्क्रीट वर्जन है ये e⁻⁻ (α n u1), इसी का डिस्क्रीट वर्जन है। गॉट इट? अल्फा या ए कुछ भी ले लीजिए, e⁻⁻ at ut और e⁻⁻ an u1, और जहां पे अल्फा की वैल्यू को आपने e⁻ a से रिप्रेजेंट किया, है ना। तो इसका जो स्पेक्ट्रम था
ये मैंने शुरुआत से आपको बताया कि ये स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम था, इसका मैग्नीट्यूड ये और फेज ये। लेकिन अब जो इसका स्पेक्ट्रम मिला है, जो इसका स्पेक्ट्रम मिला है वो कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिला है, ये कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम मिला है। तो यहां पे है -पाई और यहां पे है पाई, और इसका जो फेज स्पेक्ट्रम मिला है वो कुछ ऐसा मिला है। कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम आपको मिला हुआ है। तो आप देखो जरा ध्यान से, आपको नहीं लगता कि यही सेम स्पेक्ट्रम जो है, जो 0 से लेके -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक था, ये रैप होके -पाई से लेके पाई के बीच में आ गया है। 0 से लेके जो डायनामिक रेंज 0 से -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी थी, अब वही डायनामिक रेंज कहां से कहां तक है, -पाई से लेके पाई तक है। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने टीएस जो है वो 1 लिया हुआ है, इसलिए आपकी जो ओमेगा डी है जो कि 2π/ts होती है, वो कितनी है आपकी 2π। अगर ts 1 लोगे तो कितना हो जाएगा 2π, तो टोटल डायनामिक रेंज जो होगी वो 2π हो जाएगी। अब आप सोचो कि अगर आपने ts की वैल्यू को हाफ किया होता, तो ये पूरा स्पेक्ट्रम 4π होता। मतलब डायनामिक रेंज यहां से लेके यहां तक, डायनामिक रेंज की बात मैं ये कर रहा हूं, ये जो डायनामिक रेंज है मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो रेंज है इसकी बात हो रही है। गॉट इट? अगर ये 1/2 हुआ होता तो 1/2 यहां पर रखो तो ये 4π होता, मतलब यही चीज -2π से लेकर 2π के बीच में होती। अब आप सोचो कि ये यहां पे है आपका NTS। बहुत ध्यान से देखो प्लीज, अगर आप TS की वैल्यू को कम करते जाओगे, कहने का मतलब 2 सैंपल्स के बीच का गैप भी कम होता जाएगा, 2 सैंपल्स के बीच का गैप भी कम होता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजोल्यूशन होगा बहुत अच्छा होगा। तो सोचो कि अगर टीएस बहुत मिनिमम, मतलब 2 सैंपल्स के बीच का गैप आइडियली बहुत कम है, मान लो 0 है, तो मतलब ये वाला सिग्नल एग्जैक्टली इस सिग्नल के बराबर होगा। तो अब आप सोचो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये चीज क्या होगा, अगर टीएस की वैल्यू 1 है तब डायनामिक रेंज -पाई से लेकर पाई के बीच में है, लेकिन अगर टीएस की वैल्यू हाफ है तो -2π से लेकर 2π, मतलब बढ़ गई। अब ये रेंज जो कि -पाई से लेकर पाई तक थी, अब वो -2π से लेकर 2π के बीच में है। सोचो कि अगर टीएस की वैल्यू 1/5 हो जाती तो ये -10π, टोटल 10π होता, तो -5π से लेकर 5π के बीच में होती। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि जैसे जैसे आप टीएस की वैल्यू को कम करते जाओगे, वैसे वैसे ये जो डायनामिक रेंज है वो बढ़ती जाएगी। अगर आप टीएस की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो ओमेगा डी आइडियली बिकम्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मतलब कौन, ओमेगा सी के बराबर हो जाएगा। ओमेगा डी जो होगा वो एग्जैक्टली ओमेगा सी तो है, यहाँ पे ओमेगा सी की रेंज कितनी है, ओमेगा सी की रेंज कितनी है, इन्फिनिटी में ना, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में है। आप समझ रहे हैं मैं क्या करना चाह रहा हूँ? फैलाव इसका जो एक्सकर्जन है वो कहां से कहां तक है, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी के बीच में है। और ये वेरिएबल है, ये कौन डिसाइड करेगा, टीएस डिसाइड करेगा। अगर टीएस की वैल्यू को अगर आप कम करते जाओगे, अगर आप टीएस की वैल्यू को कम करते जाओगे तो यहां पे टाइम डोमेन में क्या होगा, सर ये जो डिस्क्रीट है वो सीटीएस को अप्रोच करेगा, तो डीटीएफटी भी आपका सीटीएफटी को अप्रोच करना स्टार्ट कर देगा। तो डायनामिक रेंज मेरे हाथ में है कि मैं इसकी पीरियोडिसिटी कितनी रखता हूं। ये कौन डिसाइड करेगा, सैंपलिंग इंटरवल डिसाइड करेगा। सैंपलिंग इंटरवल को अगर आप कम करते जाओगे, अगर सैंपलिंग इंटरवल को कम करते जाओगे तो डायनामिक रेंज भी इसकी, इस फ्रीक्वेंसी की, इसकी अभी डायनामिक रेंज कितनी है, ओमेगा डी की वैल्यू ये है -पाई से लेके पाई। मैं पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों ले रहा हूं। अब ये कब, जब टीएस की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, ओमेगा डी -2π से लेकर 2π। कब, जब टीएस की वैल्यू हाफ है। तो सर ओमेगा डी, एक और रखो जरा, ओमेगा डी अगर टीएस की वैल्यू को मैं 1/8 रख दूं तो टोटल 16π, मतलब -8π से लेके 8π के बीच में हो जाएगा, एंड सो ऑन। आप देख रहे हो ये रेंज जो है वो बढ़ती जा रही है, ये रेंज जो है वो बढ़ती जा रही है, वो टीएस पे वेरिएबल है ना। तो ये अगर ये रेंज बढ़ती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टीएस की वैल्यू 0 इक्वेट करेगी और आप ये कह दोगे कि ओमेगा डी की रेंज कहां से कहां तक होगी, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना, और जो कि ओमेगा सी के बराबर है। आप समझ रहे हो? और अगर टीएस की वैल्यू 0 अप्रोच करेगी तो मैंने कहा था लेस इज द टी, मोर इज द रिजोल्यूशन, मतलब लेस इज द गैप बिटवीन 2 सक्सेसिव सैंपल्स, और आप ये कहोगे कि जो डीटी, जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल पे जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम टीएस को हमेशा ऑप्टिमल रखते हैं,
हम अभी मेरे कोर्स में फिलहाल टीएस की वैल्यू मैंने 1 रखी हुई है, सैंपलिंग इंटरवल की वैल्यू 1 रखी हुई है, तो यही सेम स्पेक्ट्रम जो है वो रिपीट हो गया, यही सेम का सेम स्पेक्ट्रम जो है रिपीट हो गया है -π से लेके π के बीच में। क्या ये बात क्लियर है? -π से लेके π के बीच में यही एग्जैक्ट सेम स्पेक्ट्रम आपके सामने जो है वो आ चुका है। इसे क्लियर हो? अच्छा, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप बहुत ध्यान से देखिए प्लीज। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने अगर आपको कहा एक बार मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास एक सर्कल है, लेट्स से एक सर्कल है, मान लो एक मेरे पास एक सर्कल है, लेट्स से ये कुछ ऐसा सर्कल है, छोटा सा, ये कुछ ऐसा सर्कल है, मान लो मैं इसको ले लेता हूं ऐसा, ठीक है। तो अगर आप इस सर्कल को खोल दें ऐसे, सोचो कि मैंने इस सर्कल को मैंने ओपन कर दिया। अगर मैंने इस सर्कल को ओपन कर दिया तो सोचो ये जो सर्कल होगा, जब अगर ये सर्कमफ्रेंस पे ओपन होगा तो कोई पॉइंट यहां पे स्टार्ट होगा, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा ना, ये ऐसा बढ़ता जाएगा। और आप यहां से अगर इसे ओपन करोगे तो याद करिए, तो यहां से जो अगर आप ओपन करोगे तो ये कुछ ऐसा आपको मिलता जाएगा, साइन या कोसाइन। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल को हम साइन या कोसाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ये चीज आपने फेजर में भी कन्वर्ट किया था। लेकिन क्या हम किसी भी साइन या कोसाइन को सर्कल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर मैं कहूं कि मेरा ये इंफॉर्मेशन पूरा मैं यहां से लेके एक पीरियड ले रहा हूं, लेट्स से यहां से लेके यहां तक का एक पीरियड मैं आपके सामने असाइन कर रहा हूं, मान लो मैं ये थोड़ा सा इसका विड्थ बढ़ाते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बहुत ध्यान से देखिए, गॉट इट? मैं ये एक पीरियड मैंने ले लिया और अब मैं इस पर जो है वो पॉइंट्स मार्क करता हूं। लेट्स से कि ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है लेट्स से पी, ये पॉइंट है लेट्स से क्यू, ये पॉइंट है लेट्स से आर, ये पॉइंट है लेट्स से एस, ये पॉइंट है लेट्स से टी। गॉट इट? ये पॉइंट है लेट्स से टी। गॉट इट? और ये एक लेट्स से एक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि कॉस से स्टार्ट हो रहा है इसलिए कॉस की वही आपके सामने रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। गॉट इट? तो अगर आप चाहो तो इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को आप सर्कुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? एक सर्कल बनाते हैं, ये एक सर्कल मैं बना रहा हूं, ओके, ये कुछ ऐसा एक सर्कल मैं बना रहा हूं और गॉट इट? ठीक, ये एक सर्कल मैं बना रहा हूं और मैं इसकी एक्सेस तो मार्क कर रहा हूं कुछ इस तरीके से। देखो ये कुछ एक्सेस है इसकी, चलो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। तो जब मैं P पॉइंट पे हूं, तो देखो मैं कौन से पॉइंट पे हूं, जब मैं P पॉइंट पे हूं तो मैं यहां पे हूं, लेट्स से P पॉइंट मेरा ये पॉइंट है, ये है मेरा P। Q पॉइंट मेरा ये पॉइंट है,
आर पॉइंट मेरा ये पॉइंट है, एस पॉइंट मेरा ये पॉइंट है, और फिर से टी मेरा ऐसा। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये जो वेरिएशन कर रहा हूं, ये एक सर्कल रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं जिसकी जो रेडियस है, गॉट इट, जिसकी जो रेडियस है ये वो यूनिटी मान लें, और ओमेगा डी का वेरिएशन है ये। ओमेगा डी मेरा यहां वेरी कर रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे। ओमेगा डी का वेरिएशन मेरा ऐसा है, तो ऐसे ओमेगा डी आपका वेरी कर रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। देखो सर, एक सर्कल का रिप्रेजेंटेशन होता है आर ई टू द पावर जे थीटा से। एक सर्कल को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ई टू द पावर जे थीटा से। अगर मैं आर की वैल्यू को 1 पुट कर दूं और थीटा मेरा ओमेगा डी है, थीटा मेरा ओमेगा डी है, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जे ओमेगा डी, और इसीलिए इसे हम लिख देते हैं एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा डी। मतलब मेरा जो फोरियर ट्रांसफॉर्म रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली यूनिट सर्कल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पे ओमेगा डी जो है वो इसके यूनिटी सर्कल पर रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब ओमेगा डी जो है वो उसका सर्कमफेरेंस पे वेरी हो रहा है, जिसकी रेडियस जो है यूनिटी है। जेट ट्रांसफॉर्म में क्या करूंगा, देखो किसी जो अभी यूनिट सर्कल मैंने लिया है, इसी यूनिट सर्कल को मैं अब क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। इसी यूनिट सर्कल को मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, और फिर मेरा जो वेरिएशन हो जाएगा वो कहां से कहां के बीच में वेरिएशन हो जाएगा, लेट्स से 0 टू आर। आर यहां पे रेंज 0 टू इन्फिनिटिव कुछ भी आप ले सकते हो। आर रेडियस का एक सर्कल जो होगा वो मैं लूंगा। तो अभी एक बात आप याद रखें, डीटीएफटी में जो रेडियस है वो कितना है, यूनिटी है, लेकिन अब मैं जब वेरिएशन स्टार्ट करूंगा तो वो जेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कन्वर्जेंस के लिए। और आर मैं डालूंगा क्यों, क्योंकि मैं आर से कन्वर्जेंस की डिमांड करूंगा। आर से मुझे क्या होगा, कन्वर्जेंस की डिमांड होगी। गॉट इट। तो अगर आप पॉजिटिव सर्कल, अगर आप पॉजिटिव एक्सेस ले रहे हैं तो आप 0 से लेकर 2 पाई, अगर आप -π से लेकर पाई तो एक सेमी सर्कल के फॉर्म में आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। गॉट इट। तो ये एक यूनिट सर्कल का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि पूरी एक सर्कल एक प्लेन फिगर है जो अपने आप को कितने के बाद रिपीट करता है, 2 पाई के बाद रिपीट करता है ना। इसीलिए हम इसे ई टू द पावर जे थीटा के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्या डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंटेशन ये डिनोट करता है कि ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो कैसी है, पीरियोडिक है। ये पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन कैसी है, पीरियोडिक है, जिसकी पीरियोडिसिटी 2 पाई है, प्रोवाइडेड कि टीएस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। टीएस की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी ली है 1, नॉर्मलाइज किया हुआ है, तो टीएस की वैल्यू जो है वो 1। तो ये पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो पीरियोडिक इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल गई। गॉट इट और नॉट? तो यहाँ तक क्लियर है, पीरियोडिक इंफॉर्मेशन है एंड सब कुछ ठीक है। अब एक बात और बस मुझे देखना है, तो मैंने एक चीज सीखा कि मेरे पास एक्स ई टू द पावर जे ओमेगा डी जो होगा वो क्या होगा, वो होगा समेशन n इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे है x ऑफ n और यहाँ पे है e टू द पावर माइनस ऑफ j ओमेगा डी एन। और ये जो था ये था पीरियोडिक प्लस कंटिन्यूअस, और यहां पे ये जो था वो था डिस्क्रीट प्लस नॉन पीरियोडिक। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा था, ये बिल्कुल वैसा ही था, ये बिल्कुल वैसा ही था कि मेरे पास था एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस ऑफ जे ओमेगा सी टी डी टी। गॉट इट। और एक्स जे ओमेगा सी भी मेरा क्या था, नॉन पीरियोडिक था बस और कंटिन्यूअस था, नॉन पीरियोडिक था और कंटिन्यूअस था। और एक्स ऑफ टी जो था वो मेरा कंटिन्यूअस प्लस नॉन पीरियोडिक था, कंटिन्यूअस प्लस नॉन पीरियोडिक था यहां पे। तो सिर्फ अंतर समझिए आप। अब किसी ने कहा कि सर इसका इनवर्स CTFT क्या होगा, तो वो भी आप लोगों ने डिराइव किया था। तो इनवर्स CTFT क्या होगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा
e to the power j ओमेगा सी टी इंटू डी ओमेगा सी और डिवाइडेड बाई 2 पाई, है ना, तो डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये इसका xt था। अब आप मुझे बताओ अगर कोई इनवर्स DTFT कहे तो इनवर्स DTFT आप कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से देखो प्लीज इस पूरे स्पेक्ट्रम को। ये मेरा x e to power j ओमेगा डी है, ये मेरा x e to power j ओमेगा डी है, ये मेरा कंप्लीट x e to power j ओमेगा डी है। अगर मुझे इससे एक्शन निकालना है तो सबसे पहले बात तो ये कैसा नेचर है इसका, कंटिन्यूअस नेचर है ना, तो एकदम सेम फॉर्मूला आएगा, बस लिमिट क्या होंगी? देखो सर, कभी भी पीरियोडिक फिनोमेना को हम एक ही पीरियड के लिए एनालाइज करते हैं, एक ही पीरियड के लिए एनालाइज करते हैं। तो ये एक पीरियड है मेरा माइनस पाई से लेके पाई तक, ये एक पीरियड है मेरा माइनस पाई से लेके पाई तक, गॉट इट? ये एक पीरियड है मेरा माइनस पाई से लेके पाई तक, इसको हटा दो, तो ये एक पीरियड है मेरा माइनस पाई से लेके पाई तक, और इस पर भी क्या आएगा? इंटीग्रेशन नहीं आएगा, समेशन नहीं आएगा कि आप सोच ले कि एक्शन जो है वो डिस्क्रीट है इसलिए समेशन आएगा, नहीं। तो क्या आएगा यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि x ऑफ n, तो x ऑफ n क्या होगा? देखो बहुत ध्यान से देखिए, x ऑफ n जो होगा वो होगा 1/2 पाई, जैसे यहाँ पे होता है, बस इंटीग्रेशन की जगह पे लिमिट जो होगी वो माइनस पाई से लेके पाई, और ये हो जाएगा x e to the power j ओमेगा d, और यहां पे होगा e to the power j ओमेगा d, t की जगह पे n, और यहां पे हो जाएगा d ओमेगा d। तो ये है मेरा DTFT और ये है मेरा इनवर्स DTFT। ये है मेरा इनवर्स DTFT, गॉट इट? तो ये मेरा DTFT है और ये मेरा कैसा है? ये है इनवर्स DTFT। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान से क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने DTFT को डिराइव कर लिया, है ना, कहां से? CTFT के साथ, और कुछ नेचर भी डिफाइन कर दिया। एक सबसे इंपॉर्टेंट नेचर जो आपको पता होना चाहिए इसके बीच में, ओमेगा डी और ओमेगा सी के बीच में, तो ओमेगा डी इज इक्वल टू आपको पता है ओमेगा सी इंटू कितना होता है? TS। ओमेगा डी जो है वो है ओमेगा सी इंटू TS, है ना। तो आपका जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी इंटू सैंपलिंग इंटरवल के बराबर होती है, ठीक? तो ये रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। अब आप DTFT के साथ गेम के लिए कुछ भी करिए, जैसा भी आपको बनाना हो आप वैसा बनाओ, आप बिल्कुल अब आप जो है वो एनालाइज कर सकते हो। आप DTFT को बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसे देख सकते हो, आप डिफरेंट लेवल पे आप इसे समझ सकते हो। इसे क्लियर? एक डिफरेंट लेवल पे आप जो है वो इस पूरी चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है? और इतना डिटेल में, इतना डीप में आपको कहीं पे भी किसी चैनल पे नहीं मिलेगा गाइस, दैट इज गारंटी। इज क्लियर? पूरे स्पेक्ट्रम से हर चीजें मैंने क्लियर की, मैक्रो स्पेक्ट्रम, फेस स्पेक्ट्रम। अब देखो सेम वही चीज है, देखो मैक्रो स्पेक्ट्रम कैसा है आपका? इवन सिमेट्रिक है, फेस स्पेक्ट्रम आपका ऑड सिमेट्रिक है, एक पीरियड के लिए लेते हैं, गॉट इट? इसके बाद सर लो फ्रीक्वेंसी पे गेन जो है वो हाई है और हाई फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे देखो लो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस जगह पे लो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बहुत ध्यान से देखो प्लीज, ये इसकी लो फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी लो फ्रीक्वेंसी है, और ये इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, ये इसकी हाई फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो लेक्चर था एकदम पैक ऑफ इंफॉर्मेशन था, मतलब इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की यहाँ पे कि आप अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट नोट्स बनाओ तो कम से कम आपके 10 पन्ने के नोट्स बन सकते हैं। ये पूरी प्रोवेकिस जब आप पढ़ोगे, जॉन जी प्रोवेकिस, तो आपको मिलेगी हाई फ्रीक्वेंसी, गॉट इट? तो आप देखो लो फ्रीक्वेंसी पे गेन कैसा है? हाई, और हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन कैसा है? लो। तो कहने का मतलब ये कैसा फिल्टर है ये बताओ? ये एक डिजिटल लो पास फिल्टर है, डिजिटल लो पास। ये वाला फिल्टर कैसा था? ये वाला जो फिल्टर था वो कैसा था? ये वाला जो फिल्टर था, जो आपके पास जो फिल्टर था ये वाला, ये था एनालॉग लो पास, और ये था डिजिटल लो पास। तो डिफरेंस क्या है सर? सिर्फ डायनामिक रेंज में डिफरेंस है। इसकी रेंज कहां से कहां तक है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। रीजन? क्योंकि ये नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए हम माइनस पाई से लेकर पाई या 0 से लेकर 2 पाई तक का रेंज जो है वो लेते हैं, ठीक है? और बाकी एज इट इज बाकी सब कुछ वही, मैक्रो स्पेक्ट्रम इवन सिमेट्रिक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फेस स्पेक्ट्रम ऑड सिमेट्रिक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एंड सो ऑन। ऐसा क्लियर? और आगे जब मैं जेट ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बीच में रिलेशनशिप बताऊंगा तो ये आपको बताऊंगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है ये कैसे रैप कैसे हो गया,
ये पूरी की पूरी रैप कैसे हो गई और इसका बेस क्या है, जैसे क्या है ओमेगा डी इक्वल टू ओमेगा सी इंटू टी का बेस क्या है, ये सारी चीजें आगे अभी डिजिटल लेक्चर में होने वाली हैं। तो ये एक कंप्लीट फर्स्ट इंफॉर्मेशन था जो कि आप लोगों को हमेशा जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं आपको, प्लीज इन होमवर्क्स को करिएगा जरूर। तो हम कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। फाइंड DTFT ऑफ फॉलोइंग। फाइंड DTFT ऑफ फॉलोइंग। तो पहला DTFT जो है वो है आपका अल्फा एन U1 और मॉड अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, ये आप निकाल भी चुके हो। दूसरी है अल्फा टू द पावर n माइनस एन u माइनस एन माइनस 1। तीसरा है अल्फा मॉड n। चौथा है डेल्टा n। पांचवा क्या होगा इसका? पांचवा मैं ले लेता हूं ये 1 4 3 2 5। छठा है ये अल्फा बीटा गामा बीटा अल्फा। और सातवां जो है वो है माइनस अल्फा माइनस बीटा गामा बीटा और अल्फा। एरो मेरा यहां पे। और आठवां है एक डिस्क्रीट वन, ये 1 1 1 1 डैश 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 अप टू n, ये है 0। माइनस n से लेके n तक सब 1 है। 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 एंड सो ऑन। ये एक, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट रेक्ट फंक्शन। डिस्क्रीट रेक्ट फंक्शन। तो आपको सबकी इन सबकी DTFT जो है वो इवैल्यूएट करनी है, बस DTFT निकालना है, ठीक है। यहां पे मॉड अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, मॉड अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है। तो इन सबका आपको DTFT जो है वो फाइंड आउट करना है। अल्फा एन U1, अल्फा टू द पावर माइनस एन U माइनस एन माइनस 1, अल्फा मॉड एन डेल्टा एन 1 4 3 2 5, अल्फा बीटा गामा बीटा अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा गामा बीटा अल्फा एंड सो ऑन 1 1 1 1 1 1 अप टू डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक। तो होप गाइस कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और मैंने कोशिश यही की है कि आपको पूरा का पूरा मैं DTFT जो है वो बहुत डिटेल में लेके जाऊं। आगे भी मैं आपको DTFT कम से कम 4 से 5 लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। सारे के सारे प्रॉब्लम्स भी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स जो है वो करने वाले हैं DTFT में। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस पूरे लेक्चर सीरीज़ में। बस आप इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। तो अगर आपने अभी तक प्लस ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ प्लस ज्वाइन करें। प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। प्लस में आप लोगों को जो है वो कई सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। इस कोड का यूज़ करें, पंकज 11 कोड का, क्योंकि पंकज 11 कोड से ही आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पर्सनलाइज वे में आपको मिलेंगी। मैं प्लस पे यही चीज़ें 10 गुना ज़्यादा जो है वो पढ़ाता हूँ, इससे क्लियर, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और थॉट प्रोसेस जो है वो अच्छी बनती है। और नए नए बैचेस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। कुछ दिन में मेरा भी कंट्रोल का बैच प्लस पे स्टार्ट होने वाला है, तो आप बिल्कुल उनको उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आप अनअकैडमी के अंदर मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो, इससे क्लियर। आप अनअकैडमी के अंदर आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, आप चाहें तो, इससे क्लियर। और कोई भी मैसेज अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। कोई भी मैसेज आप चाहो तो आप बेसिकली यहाँ पे कर सकते हो। नोट्स मैं आपको नॉर्मली यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, इससे क्लियर। और मैं अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी कंटेंट ऐसा लगा हो जो कि अनअप्रोप्रिएट हो, ओके, और मैंने अगर किसी को डिफेम किया हो कुछ भी ऐसा, तो आप बक्स बाउंड्री का यूज कर सकते हो और इससे आप प्राइज भी जीत सकते हो, ठीक है। मैं आपको क्रिटिक्सगढ़ ECIN अनअकैडमी के क्वेश्चन एथिकल जस्टिस पे मिल जाऊंगा। एंड विद दिस थैंक यू वेरी मच। लेक्चर को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बहुत जल्दी हम लोग लाइव मिलेंगे। 29 को लाइव लेक्चर है, प्लीज मत बोलना। 29 को जो होगा लेक्चर लाइव होगा वो स्टेट स्पेस पे होगा। अभी कुछ फैमिली रीजंस की वजह से मैं जो है लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन